लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल तक तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड ये नहीं बताए थे कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं किस ऑर्बिट में घूमते हैं। वो ये बता दिए हैं कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, बट किस पाथ में घूमते हैं ये नहीं बताएं। रदरफोर्ड ने जैसा कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर दिया था, और उन्होंने ये भी बता दिया था कि भाई न्यूक्लियस जो होता है ना, किसी भी एटम का पूरा मास को अडॉप्ट करता है, ठीक है। और पूरा एटम का मास न्यूक्लियस में इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे एलिमेंट होते हैं। तो सवाल उठा कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी बताइए, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये बताया कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, ठीक है। किस चार्ज को? पॉजिटिव चार्ज को। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। प्रोटॉन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, किससे? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। लेकिन दोनों का चार्ज इक्वल होता है बट साइन अपोजिट होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। यानी ये बोले कि भाई देखो, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम लोग चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज इक्वल होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन में माइनस, इसमें पॉजिटिव, तो इसमें प्लस होता है, ठीक है। For an atom to be electrically neutral, the number of proton must be equal to the number of electron. उन्होंने एक और बात बताई प्रोटॉन के बारे में कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसमें प्रोटॉन भी होगा। ये उन्होंने एक नई बात बता दी। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए उन्होंने उठाया हीलियम को। उन्होंने बोला कि हीलियम के पास 2 एटम होते हैं। 2 एटम का मतलब उसके पास 2 प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक उसी तरह सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 में ही होगा। यानी ओवरऑल उनका ये कहना था कि किसी भी एटम के अंदर टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब सम ऑफ चार्ज का बात करोगे तो फिर टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0, क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम होता है बट साइन अपोजिट होता है। तो साइन अपोजिट होने की वजह से प्लस माइनस माइनस टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर बोर का मॉडल आया। बोर अपना एटॉमिक थ्योरी 1913 में दिए थे। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, एटम के अंदर जहाँ तहाँ अनइवन डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ होता है ये स्टेशनरी मतलब रुका हुआ स्टेट में होता है। जैसे कि ऑर्बिट इसको बोला जा सकता है, सेल बोला जा सकता है। हर सेल में एक फिक्स नंबर में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। क्यों भाई? तो उन्होंने बोला कि देखो, हर सेल का अपना कुछ एनर्जी लेवल होता है। फिक्स एनर्जी लेवल होने की वजह से हर सेल फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने बोला सेल के लिए कुछ लेटर हम बता दे रहे हैं, KLMN, इस तरीके से आप लेटर यूज कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे के ऑर्बिट में कभी इंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो सबका अपना अपना एनर्जी लेवल होता है। दूसरे सेल में जाएगा तो हाई एनर्जी लेवल की वजह से वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लात जूता खा के वापस उसको अपने ग्राउंड स्टेट यानी ओरिजिनल सेल में वापस आना ही पड़ेगा। फिर एक और सवाल हुआ कि भाई हर सेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो नील बोर में एक फॉर्मूला दे दिया जिसका नाम था 2 × n²। n का मतलब होता था रैंक या पोजीशन ऑफ सेल। अगर मान लो फर्स्ट सेल का बात कर रहे हो तो n की जगह 1 रखो, सेकेंड सेल की बात कर रहे हो तो n की जगह 2 रखो। ये बात उन्होंने बता दी। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, अलग अलग तरीके का सेल बना हुआ है। सबसे अंदर का सेल मतलब रैंक 1, उसके बाद का सेल रैंक 2, उसके बाद वाला 3, उसके बाद 4। इस तरीके से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हर सेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैथमेटिकली जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से कंसिक्वेंस चलते रहता है, ठीक है। उसी बीच अब देखो प्रोटॉन का तो डिस्कवरी हो चुका था, न्यूट्रॉन के बारे में ये तो पता चला था कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी रहते हैं। तो फिर न्यूट्रॉन के लिए भी एक सस्पेंस बना हुआ था 1932 में, ठीक है। जेम्स चैडविक जो कि अर्नस्ट रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, ठीक है, उन्होंने एक सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी किया जिसका मास इक्वल था प्रोटॉन का, लेकिन उसके पास कोई चार्ज नहीं था। क्या बोले वो कि एक नए सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ जिसका मास प्रोटॉन के लगभग इक्वल तो था, लेकिन उसके पास कोई चार्ज नहीं था, ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था। इसलिए इसको न्यूट्रल माना गया और इसी न्यूट्रल वर्ड से ये नाम आया न्यूट्रॉन, ठीक है। तो फाइनली ये एक नया थ्योरी दुनिया के सामने आया कि पहले ये जो कहा जाता था कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है, ये थ्योरी तो फिर गलत साबित हो गया। भाई एटम के अंदर भी 3 अलग अलग पार्टिकल होते हैं जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हीं तीनों पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। किसी भी एलिमेंट के अंदर ये तीनों पार्टिकल एग्जिस्ट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आने वाला था और सिर्फ हाइड्रोजन को लेकर, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में एक बात याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके पोजीशन को लेकर आज भी कंट्रोवर्सी बना हुआ है। कभी पीरियोडिकल टेबल को उठा के देखोगे तो हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन अगर रियल में पूछो तो उसका पोजीशन डिफाइन अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि हाइड्रोजन कभी पॉजिटिव आयन की तरह काम करता है, कभी नेगेटिव आयन की तरह काम करता है। कैसे? अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो HCl बनता है, यानी हाइड्रोजन प्लस में गया, क्लोरीन माइनस में गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो NaH बनता है, यानी सोडियम पॉजिटिव हो गया और हाइड्रोजन नेगेटिव हो गया। खैर ये तो बात की बातें थे। 1869 तक 69 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था, ठीक है। और ज़्यादातर एलिमेंट जो थे वो अर्थ में ही पाए जाते थे, नेचुरली मिलते थे, ठीक है। इसलिए ऐसे एलिमेंट जो अर्थ सरफेस पर मिला करते थे उनको एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता था। समय बदलता गया और आज के समय में टोटल 118 एलिमेंट का डिस्कवरी कंप्लीट हो चुका है। जॉन डाल्टन realized the need that standard way to represent the element and compound to make the study of chemistry easier। जब शुरुआत में एलिमेंट का डिस्कवरी नया नया हुआ, ठीक है, तो भाई बहुत सारे एलिमेंट शुरू में ही डिस्कवर्ड होना चालू हो गए थे। तो जॉन डाल्टन पहले साइंटिस्ट को बोले कि यार इतना सारा एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ है, सबका नाम स्पेलिंग के साथ याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो भाई कैसे किया जाए। तो बोले कि एक काम करते हैं, पिक्टोग्राफिक इमेज बनाते हैं, ठीक है, और हर एलिमेंट को एक इंडिविजुअल इमेज प्रोवाइड कर देते हैं। इस सिंबल के जरिए एलिमेंट को आइडेंटिफाइड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। फाइनली उन्होंने 1803 में अपना पहला पिक्टोरियल सिंबल रिप्रेजेंटेशन किया, जिसमें उन्होंने 12 एलिमेंट के लिए कुछ मैथमेटिकल सिंबल डिफाइन करके दे दिया। 1813 में बर्जीलियस ने ये समझाया कि ये जो सिंबल है, ठीक है, सिंबल में ये उन्होंने देखना पड़ेगा ना कि भाई हमारे पास पिक्टोरियल सिंबल तो बहुत लिमिटेड है, फ्यूचर में भी तो नया नया एलिमेंट का डिस्कवरी होगा, तो उसको फिर क्या सिंबल दीजिएगा। बात तो सही है, अभी मान लो कम एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ है तो आप उसको कुछ ना कुछ पिक्टोरियल इमेज दे रहे हैं, फ्यूचर में जब फिर नया नया एलिमेंट डिस्कवरी होगा तो उसको कहाँ से देंगे। तब बर्जीलियस ने बोला कि देखिए ज़्यादातर एलिमेंट जो है ना उनका नाम लैटिन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। किससे? लैटिन ग्रुप से। इसी वजह से उन्होंने बोला ना कि आप जो पिक्टोरियल सिंबल यूज कर रहे हो उसके जगह अल्फ़ाबेटिकल सिंबल को यूज करो, ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिकल सिंबल को ही आज के मॉडर्न डे में फॉलो किया जाता है, जिसको IUPAC से अप्रूवल मिला हुआ है। IUPAC का फुल फॉर्म याद रखना, ये केमिस्ट्री का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। यही पूरा डिफाइन करके पीरियोडिक टेबल को अप्रूव किया, कौन सा एलिमेंट का मास कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये सारा चीज़ उसी का दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसी ने जाकर हर एलिमेंट का नाम और सिंबल को रिप्रेजेंट किया।
अब शुरुआत में जब कम एलिमेंट थे तो ये बोला गया कि हर एलिमेंट के नाम का जो पहला लेटर होगा वही उसका सिंबल होगा। क्या बोला? हर एलिमेंट के नाम का पहला लेटर जो होगा वही उसका सिंबल होगा, पूरा पूरा सिंबल, ठीक है। और हमेशा उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। सब कोई बोला ठीक है। क्या हुआ, समय के साथ फिर कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए जिनके नाम का पहला लेटर ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट करता था, तो भाई दोनों का तो सिंबल सेम हो जाएगा। तो फिर बोला गया कि देखो जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है ना, उसको उनके नाम के पहले 2 लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब 2 लेटर रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला लेटर तो कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा। फिर सवाल उठा कि एक और मान लीजिए ऐसा कोई डिस्कवर्ड हो गया, तब क्या करिएगा? बोला कि तब उनको उनके ग्रीक या लैटिन नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बोला? ग्रीक या लैटिन नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए तुमको बता दे रहे हैं, सोडियम का स्पेलिंग क्या होगा? SODIUM। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। सोडियम का सिंबल में फॉर्म स्पेलिंग में कहीं एन है? ए भी नहीं है, तो फिर ये वर्ड कहाँ से आया? ये सोडियम का लैटिन नेम से लिया गया। सोडियम का लैटिन नेम होता है नाइट्रियम, वहाँ से ये सिंबल उठा लिया गया। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सिंबल उनके लैटिन नेम से जुड़ा हुआ है। जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। कहीं दूर दूर तक F और E उसमें है, ये नहीं है, तो आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, ठीक है। इस तरीके से कुछ सिंबल को उठाया गया। पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है सिंबल? क्या? के। कहीं दूर दूर तक के है, तो पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम। इस तरीके से बहुत सारे सिंबल को उठाया गया और तब जाकर पीरियोडिकल टेबल को कंप्लीट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक तो कहानी सबको समझ में आ गया। उसके बाद एक नया वर्ड आया, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में बोला गया कि देखिए एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से अलग चीज़ है। एटॉमिक मास तो किसी भी एटम का या एलिमेंट का वेट को बताता है। एटॉमिक नंबर ये बतलाता है कि उस एलिमेंट के अंदर कितने सारे प्रोटॉन हैं और कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो भाई इसका मतलब क्या है? तो बोला कि देखिए किसी भी एलिमेंट में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं। नया वर्ड ये है कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही एटॉमिक नंबर भी होगा। अगर किसी एलिमेंट के पास 20 प्रोटॉन है तो कंफर्म है कि 20 इलेक्ट्रॉन भी होगा, एटॉमिक नंबर भी 20 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नया वर्ड दिया गया और एटॉमिक नंबर को जेड लेटर से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। देखो सिंबल जेड दिया है। बोला कि ये हर एलिमेंट के लिए ये थ्योरी हम लोगों को याद रखना है। क्या बोला? कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चलता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है तो फिर एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। समझ गया? उसके बाद इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। अगेन प्रॉब्लम था सिर्फ हाइड्रोजन को लेकर। क्या? किसको? हाइड्रोजन को लेकर। और ये हम शुरू में ही ये बात बोल चुके हैं कि हाइड्रोजन को लेकर आज भी एक्सेप्शन बना हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। अब हाइड्रोजन को लेकर ये प्रॉब्लम नहीं था कि भाई एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हो जाए। प्रॉब्लम ये नहीं था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो गया? 1 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं था। समझे? हाइड्रोजन के पास क्या नहीं था? न्यूट्रॉन नहीं था। और भाई नील बोर का मॉडल थ्योरी तो ये बताता है कि हर एटम का पास न्यूट्रॉन का होना ज़रूरी है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ये चीज़ साबित नहीं हो पाया। ये भी एक रीज़न है कि हाइड्रोजन का पोजीशन को लेकर पीरियोडिकल टेबल में आज भी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। फिर एक नया वर्ड आया, मास नंबर। मास नंबर को कैपिटल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब मास नंबर क्या होता है? तो देखो पहले ही रदरफोर्ड ये बात बता चुके थे कि किसी भी एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस के पास होता है, और न्यूक्लियस में 2 चीज़ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी मास नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। मैथमेटिकली ये बोला गया कि देखो ज़्यादातर एलिमेंट का ना मास नंबर उनका एटॉमिक नंबर का डबल होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर का डबल। लेकिन ये हर बार कोई ज़रूरी नहीं है। 2-4 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, 8-10 नंबर भी आगे पीछे हो सकता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट शुरू में ये डाल देते हैं डबल कर दो ना यार,
लेकिन रियल में बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, डबल वबल नहीं करना है। आप सिंपल से समझिए कि मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ से मास नंबर का थ्योरी आ गया। अब एक नया वर्ड बताया गया कि किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है उसके सिंबल से, एटॉमिक नंबर से और मास नंबर से, तीनों से, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सिंपल सा बोला, मान लीजिए ये एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है, ऊपर में रहेगा सर मास नंबर और नीचे में रहेगा एटॉमिक नंबर, ये याद रखना है। और हमेशा इस तरफ रहेगा, इधर मत लिख देना। एक एग्जांपल के लिए हम बता दे रहे हैं, मान लो एक कैल्शियम है, कैल्शियम का मास नंबर होता है 40, एटॉमिक नंबर होता है, तो ये न्यू रिप्रेजेंटेशन डाला गया। देखो यहाँ पे कार्बन को उठाया, कार्बन का मास नंबर होता है 12, एटॉमिक नंबर होता है 6। यही एक थ्योरी दिया गया। उस यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। नील बोर अपना जो थ्योरी दिए थे कि हर सेल का अपना एनर्जी लेवल होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल की वजह से हर सेल में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन, ये तो आप बता दिए कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, थोड़ा फिगर वाइज बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में दिखता कैसा है किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी सेल स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसके लिए थ्योरी तो हम लोगों को पता ही है, नील बोर वाला फार्मूला क्या था? ये n इक्वल टू ये n इज इक्वल टू n, ये फिर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज इक्वल टू 2 इंटू n स्क्वायर, ठीक है। अब इस हिसाब से ठीक है। अब अगर इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इसको समझे कैसे? मान लो सेल 1 लिखा है, क्या लिखा है? सेल 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर। इसको कैसे लिखोगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2, यानी के सेल के लिए। उसी तरह L, M और N में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, हमको इस मैथड से निकाल कर बताओ। तो सेकंड में 2 रहता है ना?